तो आज हम करेंगे सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के 5th, 6th और 7th लेक्चर की रिवीजन। 5th लेक्चर में एक छोटा सा प्लैंक और मैन वाला कंसेप्ट था, वो देख लेंगे पहले। उसके बाद दोनों लेक्चर में कोलिजन को समझा था बेसिकली। तो कोलिजन एक टॉपिक है, इसको साथ ही कवर कर देंगे एक साथ ही, मतलब दोनों लेक्चर को अलग अलग करेंगे तो फिर वैसे सीक्वेंस नहीं बन पाती। तो सबसे पहले हम प्लैंक मैन प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो प्लैंक मैन प्रॉब्लम में होता क्या है कि एक प्लैंक होता है जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है या कोई पर्सन मूव करता है। वो किसी एक एंड पे खड़ा है और फिर दूसरे एंड पे मूव करेगा, ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं इससे। तो इसमें एक जो मेन ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि प्लैंक मैन वाले क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास कभी भी मूव नहीं करता, यानी कि सेंटर ऑफ मास की जो पहले पोजीशन थी वही बाद में पोजीशन रहेगी। और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को चेंज ना होना पड़े, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को सेम रखने के लिए करना क्या पड़ेगा, जिस साइड मैन या कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगी उसके अपोजिट में प्लैंक को मूव करना पड़ेगा। और अगर कोई दो पर्सन है, मान लो एक प्लैंक के ऊपर दोनों एंड पे, अब कैसे पता चलेगा कि प्लैंक किस साइड मूव करेगा। तो अब जो भारी वाला मैन है ना, जिसका वेट ज़्यादा है या जिस ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है, वो जिस साइड मूव करेगा उसके अपोजिट में प्लैंक को मूव करना पड़ेगा। और इसमें होता क्या है, इसमें कंसेप्ट लगाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास डेल्टा एक्स सी यू एम इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे कि सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस किया है। और सेंटर ऑफ मास इस केस में डिस्प्लेस करता नहीं है, तो डेल्टा एक्स सी यू एम क्या हो जाएगा, 0, जिससे हमें मिलेगा m1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू m2 डेल्टा x2। इधर l लेंथ का प्लैंक मान रहे हैं हम, जिसका मास m है, m1 है मान लो, और जो मैन है उसका मास मान रहे हैं हम m2। और यहाँ डेल्टा x1 तो है प्लैंक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो m1 मास प्लैंक का है, और डेल्टा x1 डिस्प्लेसमेंट किसका है, प्लैंक का है। m2 मास मैन का है और डेल्टा x2 डिस्प्लेसमेंट किसका है, मैन का है। अब यहाँ होगा क्या कि मान लो प्लैंक ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है x और प्लैंक की लेंथ कितनी थी, l है। तो जब मान लो हमारा जो मैन है या कोई पर्सन है वो इस साइड मूव करेगा तो प्लैंक इस साइड मूव करेगा। तो जो मैन का एक्चुअल डिस्टेंस होगा ना ट्रेवल किया हुआ, वो हो जाएगा l माइनस एक्स, क्योंकि x डिस्टेंस तो प्लैंक उसके अपोजिट में मूव कर गया, तो जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा मैन का वो होगा l माइनस एक्स, और प्लैंक का एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा, x। तो इस तरीके से हम m1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू m2 डेल्टा x2, और इसमें डेल्टा x1 और डेल्टा x2 की वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं कोलिजन। तो कोलिजन क्या होता है, कोलिजन होता है किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन। और इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स कितना होता है, 0, लेकिन इंटरनल फोर्स लार्ज अमाउंट में लगता है, इस वजह से कोलिजन होता है। और कोलिजन के 3 टाइप होते हैं। तीनों कोलिजन में एक बात जो कॉमन रहेगी वो क्या रहेगी, लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कोलिजन के बाद भी और कोलिजन से पहले भी जो भी लीनियर मोमेंटम होगा वो सेम होगा, यानी कि लीनियर मोमेंटम हर कोलिजन में कांस्टेंट रहेगा। ये बात है ध्यान रखने वाली। एक तरीके से कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एग्जाम्पल है कोलिजन। अब देखते हैं टाइप। कोलिजन के 3 टाइप होते हैं, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कंप्लीटली रिकवर हो जाती है, यानी कि जो पहले पोटेंशियल एनर्जी थी उतनी पोटेंशियल एनर्जी हमें कोलिजन के बाद मिल जाती है। और इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पार्शियली रिकवर होती है, यानी कि कंप्लीटली रिकवर नहीं होती। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी रिकवर होती ही नहीं है। और उसके बाद हमने देखा था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को E से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है E इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि कोलिजन के बाद
जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो डिवाइड बाय कोलिजन से पहले जो रिलेटिव वेलोसिटी थी वो। और अब मान लो एक m1 मास है जो u1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है और एक m2 मास है जो u2 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, इनका वो कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटी जो है वो m1 मास की तो हो गई v1 और m2 मास की हो गई v2। तो अब E को रिप्रेजेंट करेंगे या E इज इक्वल टू होगा v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2, इस तरीके से होता है। और अगर तीनों कोलिजन के टाइप में हम देखें कि E किस तरीके से होता है, तो इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू होती है 1, इन इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू होती है 0 से लेके 1 तक, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू होती है 0। इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन से पहले की काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन से बाद की काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस होता है, सेम नहीं होती। और उसके बाद हमने परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन को डिटेल में देखा था। इसमें मान लो कोई m1 मास u1 वेलोसिटी से चल रहा है और कोई m2 मास u2 वेलोसिटी से चल रहा है। अब m1 मास m2 मास के साथ कोलाइड करता है, इन दोनों का कोलिजन होता है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में होता क्या है कि ये दोनों आपस में चिपक के चलने लग जाते हैं कोलिजन के बाद, ये अलग अलग नहीं होते और चिपक के एक साथ चलेंगे और इनकी कॉमन वेलोसिटी जो आएगी फाइनल वो आएगी v वेलोसिटी से चलेंगे दोनों के दोनों एक साथ। अब ये v वेलोसिटी जो इनकी फाइनल v वेलोसिटी होगी वो हम निकालेंगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम से, यानी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, ये कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी जो कि आ जाएगी v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, इस तरीके से हो जाएगा। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का भी लॉस होता है जो कि हो जाएगा डेल्टा के ई इज इक्वल टू हाफ m1 इंटू m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2। यहाँ u1 माइनस u2 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में एक तो फाइनल वेलोसिटी निकालने का तरीका देख लिया और दूसरा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालने का तरीका देख लिया हमने। उसके बाद हमने देखा इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि मान लो कोई m1 मास u1 वेलोसिटी से जा रहा है और कोई m2 मास u2 वेलोसिटी से जा रहा है। अब m1 मास m2 मास के साथ कोलाइड किया और फिर कोलिजन के बाद में m1 मास की वेलोसिटी हो गई v1 और m2 मास की फाइनल वेलोसिटी हो गई v2। पहले क्या थी, पहले इन दोनों की वेलोसिटी थी एक की u1 दूसरे की u2 और अब फाइनल वेलोसिटी एक की v1 और दूसरे की v2 हो गई। दोनों अलग अलग हो जाते हैं इलास्टिक कोलिजन में, दोनों एक साथ चिपक कर नहीं चलते। और अब इसमें v1 वेलोसिटी निकालने का हमने फॉर्मूला देखा था जो कि हमने डिराइव किया था एक तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इन दोनों की इक्वेशन बना के और उससे हमने v1 वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था जो कि होता है v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और इसी तरीके से अगर v2 निकालना है हमें तो v2 वेलोसिटी हो जाएगी v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m2 प्लस m1 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और काइनेटिक एनर्जी का इलास्टिक कोलिजन में कोई लॉस होता ही नहीं है तो डेल्टा के ही हो जाएगा 0। और उसके बाद हमने देखा इन इलास्टिक कोलिजन जिसमें होता क्या है कि m1 मास u1 वेलोसिटी से चल रहा है, m2 मास u2 वेलोसिटी से चल रहा है। कोलिजन के बाद m1 मास की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v1 और m2 मास की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v2। अब इसमें भी हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का यूज करके और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज करके दो इक्वेशन बनाई थी जिनसे हमने v1 वेलोसिटी डिराइव किया जो कि होता है v1 इज इक्वल टू m1 माइनस em2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस e प्लस 1 इंटू m2 u2
डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है, याद ही करना पड़ेगा, डिराइव किया था। उसके बाद किया था हमने इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होता है वो डेल्टा के ई। तो इसमें डेल्टा के ई होता है हाफ m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू यू रिलेटिव स्केयर ब्रैकेट 1 माइनस ई स्केयर। मतलब कि वैसे तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस वही रहेगा जो हमने पिछले वाले में देखा था परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में। इसमें सिर्फ जो एडिशन में होगा वो होगा 1 माइनस ई स्केयर, ये देखा था। और उसके बाद हमने देखा था इलास्टिक कोलिजन, दो ऐसे ऑब्जेक्ट के बीच में जिनका मास सेम सेम हो, तब क्या होता है वेलोसिटी में। अगर कोई सेम मास के दो ऑब्जेक्ट के बीच में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लेते हैं। यानी कि मान लो m1 मास है, वो u1 वेलोसिटी से चल रहा है, और दूसरा कोई m2 मास है, वो u2 वेलोसिटी से चल रहा है। अब m1 और m2 सेम सेम है, मान लो अगर m1 5 kg है तो m2 भी 5 kg है। अब कोलिजन के बाद जो m1 की वेलोसिटी थी पहले वाले की u1 वेलोसिटी थी, वो तो ले लेगा m2, और जो m2 की वेलोसिटी थी u2 वो ले लेगा m1। यानी कि सेम सेम मास के अगर दो ऑब्जेक्ट होना तो कोलिजन के बाद वो एक दूसरे की वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लेते हैं। और उसके बाद आता है कि अगर दो ऐसे ऑब्जेक्ट के बीच में कोलिजन हो जिनमें एक का मास तो बहुत ज़्यादा है और दूसरे का मास बहुत कम है, तो वेलोसिटी के साथ क्या होगा। तो जो जिसका मास बहुत ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी तो रहेगी वही जो पहले थी, कोलिजन के बाद भी वही रहेगी। लेकिन जो छोटे वाला मास है वो खुद की वेलोसिटी को तो अपोजिट करके ले लेगा। यानी पहले उसकी माइनस यू थी तो अब प्लस यू हो जाएगी, अगर पहले प्लस यू थी अब माइनस यू हो जाएगी। और जो बड़े वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी ना उसको डबल करके ले लेगा। यानी कि मान लो पहले छोटे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी u2 और बड़े वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी u1, तो अब बड़े वाले ऑब्जेक्ट की तो कोलिजन के बाद भी वेलोसिटी रहेगी u1 और छोटे वाले की हो जाएगी 2u1 माइनस u2। खुद की वेलोसिटी को तो अपोजिट करके ले लिया और बड़े वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डबल करके ले लिया उसने, ये होगा। उसके बाद हमने देखा इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस या काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर। अब इलास्टिक कोलिजन के अंदर पूरे सिस्टम में तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता ही नहीं है। पूरे सिस्टम की जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी कोलिजन के बाद भी वही रहेगी, लेकिन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो इसमें हमने वो ट्रांसफर का फ्रैक्शन देखा था। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है m मास का और दूसरा ऑब्जेक्ट है nm मास का, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का जो फ्रैक्शन होगा, ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी का जो फ्रैक्शन होगा, मान लो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुई है उसका फ्रैक्शन होता है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 4n डिवाइड बाय 1 प्लस n स्केयर। तो इन लेक्चर्स में हमने इतना ही पढ़ा था, लगभग कोलिजन हो गया, मतलब थोड़ा सा हाई लेवल का कह सकते हैं, या फिर कुछ एक पार्ट और रहता है कोलिजन का जो आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसका आगे रिवीजन करेंगे। और इन 3 लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था। थैंक यू।